हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज। इससे पहले हम 4 शिफ्ट डिस्कस कर चुके हैं। आज 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की। ठीक है, आई होप आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपको कोई डाउट भी आते हैं, इंग्लिश में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आता है। फर्दर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी, जिसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन है प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। देखिए, आप लोगों ने 2 वर्ड्स अक्सर पढ़े होंगे, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, अक्सर हम लोग जब भी तैयारी शुरू करते हैं या फिर तैयारी शुरू ना भी करें, जनरल सेंस में जीएस के अंदर भी या कहीं पे भी आप ये 2 वर्ड्स अक्सर सुनते हैं। ठीक है, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है कहीं भी किसी पर्टिकुलर रीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं। तो ये बात ठीक है कि इसका आंसर हमारा क्या होगा? फ्लोरा ही होगा। लेकिन फोना क्या होता है? फोना जब बात होती है किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स की, तो एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोना और प्लांट्स के लिए यूज करते हैं फ्लोरा। इसके अलावा भी 2 वर्ड्स गिवन थे, जैसे कि फ्लिंच और फ्लॉटिज्म। ठीक है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, कहीं भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं, क्या पता। तो फ्लिंच का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए आप आराम से। जब आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन आप बैक स्टेप कर लेते हैं। ठीक है, बैक स्टेप करने के रीज़न बहुत हो सकते हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपको किस काम को करने में नुकसान हो सकता है, या फिर आप पेन की वजह से बैक हट जाते हैं पीछे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में इसको क्या कह सकते हैं? टू अवॉइड डूइंग समथिंग। जब भी आप किसी काम को करना अवॉइड करते हैं तो उसको कहते हैं फ्लिंच करना। ठीक है, बैकवर्ड स्टेप्स जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिंच। लास्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे फ्लॉटिज्म। फ्लॉटिज्म क्या होता है? मान लो लोग हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, जब उनको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब लोगों की फॉर्म में बात करें तो कौन से लोग हो गए? जो रिजेक्टेड हैं। लेकिन मान लीजिए कोई भी और चीज़ है जिसको कि आपने फेंक दिया, वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, तो वो वर्थलेस हो जाती है। लोग भी वर्थलेस हो जाते हैं जो रिजेक्ट कर दिए जाएं। तो उसको आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में लेके जाओगे तो वेस्ट भी उसका मीनिंग बन सकता है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन रिजेक्टेड है, वर्थलेस है या वेस्ट है, उस या फिर उसको स्क्रैप कह सकते हो आप, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्लॉटिज्म। ठीक है, तो प्लीज़ ये चारों वर्ड्स अच्छे से नोट कर लीजिए। फ्लोरा प्लांट लाइफ के लिए है, फोना एनिमल्स के लिए है, फ्लिंच का मतलब बैक स्टेप आपका किसी भी काम को ना करने का इरादा, और फ्लॉटिज्म होता है स्क्रैप या वेस्ट या फिर रिजेक्टेड पीपल। ठीक है जी। लाइफ में रिजेक्ट तो हम होते रहेंगे। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होगा, बट मुझे इतना पता है कि आप लोग इतने अच्छे एस्पिरेंट्स हो, इतने बढ़िया स्टूडेंट्स हो कि आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता निकाले लोगे। ठीक है, चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे एसएससी सीएचएसएल है, कहीं ना कहीं बढ़िया जॉब आपकी लग जाएगी 2023 के अंदर ही। आप बस रेगुलरली प्रीवियस ईयर करते रहिए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, देखिए अब आपको दिया गया अब्बू सेड दैट ही सो द पिक्चर। ठीक है, आपको पता है कि जब आप कन्वर्ट करते हैं, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करते हो तो उसमें क्या होता है? कोमास, इन्वर्टेड कोमास गिवन होते हैं, राइट। अब यहाँ पे लिखा है ही सो द पिक्चर। अब इसमें ऑप्शन देखिए आप, ही हैज सीन द पिक्चर, he will have seen the picture, he would have seen the picture या he had seen the picture। डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते टाइम नरेशन में क्या होता है? अगर पास्ट के इनडेफिनिट के अंदर आपके डायरेक्ट स्पीच में टेंस गिवन है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आप देखिए सेकेंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो इसको पास्ट इनडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट करते टाइम आपको क्या लगाना होता है? पास्ट का परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मैं अपने ऑप्शंस को एक बार चेक कर लूँ थॉरली, तो यहाँ पे हैज़ आ गया, गलत हो गई। विल आएगा नहीं, वुड आएगा नहीं, मुझे हैड सीन चाहिए था। ऑप्शन डी, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट बनता है। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, जिसका रूल होता है आइदर वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म V4, तो उसको आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना होता है। मतलब हैड बीन लगाना होता है आपने। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है आईएनजी वाली, वो सेम रहती है, फोर्थ होती है आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है जी, चलो जी, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। वैसे आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वीडियो को पॉज करके या फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर इसके आंसर्स दे सकते हो, सो दैट मुझे भी आइडिया हो कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, राइट।
सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबसे पहला है टेक्सचर, जिसके स्पेलिंग 100% बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ठीक है, टेक्सचर की स्पेलिंग ठीक है। अब टेक्सचर का मतलब क्या होता है, जब आप बात करते हैं, मान लो आपने किसी चीज़ को टच किया, किसी को भी, तो उसको कैसा फील होता है, दैट इज कॉल्ड टेक्सचर इन इंग्लिश। द वे समथिंग फील्स व्हेन टच्ड। तो कैसा अनुभव होगा, कैसा फील होगा जब किसी चीज को आप टच करते हैं, तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक्सचर। अगला वर्ड है सेवरी। सेवरी के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक लिखे हैं। देखिए, आप अगर अमेरिकन में चले जाते हैं, अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर, तो वो तो पहली बात तो हम फॉलो नहीं करते, हम ब्रिटिश फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा आजकल क्या हो रहा है कि वर्ड जो COLOU आ रहा है कलर, उसमें से U नहीं यूज़ किया जा रहा। ठीक है, अगर आप टाइपिंग करते हैं, क्योंकि आपका MS ऑफिस जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से अमेरिकन इंग्लिश को पिक करता है, बट आपको यू फॉलो करना है। ऐसे ही फ्लेवर हो या बिहेवियर हो, आपको इसमें यू लगाना है। वैसे ही यू इसमें होगा ब्रिटिश लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से। अब सेवरी का मतलब क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। सेवरी देखिए जब भी आएगा तो वो बात करते हैं टेस्ट की, टेस्ट ऑफ फूड। लेकिन कैसा टेस्ट, जो थोड़ा सॉल्टी हो, नॉट स्वीट। जब भी किसी फूड का टेस्ट सॉल्टी होता है, स्वीटनेस कम होती है, सॉल्टीनेस ज़्यादा होती है, तो उसको हम सेवरी फूड कह सकते हैं, सेवरी टेस्ट कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्लेज, जिसमें की प्रॉब्लम है। स्लेज के देखिए ठीक स्पेलिंग होते हैं SLEDGE, जिसमें D साइलेंट होता है। ठीक है, स्पेलिंग क्या होंगे, D लगता है बीच में, वहां पे D गिवन नहीं था। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन B। लेकिन स्लेज होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा स्नो के ऊपर जब कुछ व्हीकल्स, स्नो के ऊपर में भी आप मनाली, रोहतांग, इस तरह के इलाकों में गए हैं, अगर लाहौल स्पीति, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो आप, स्नो के ऊपर चलने वाला जो व्हीकल होता है ना, उसमें टायर्स नहीं होते, व्हील्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्नो के ऊपर चलने वाला जो व्हीकल है विदाउट व्हील्स, उसको हम कहते हैं स्लेज, अ व्हीकल विदाउट व्हील्स, जो बेसिकली स्नो के ऊपर ट्रेवल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट वर्ड है टेम्पर। टेम्पर के स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थे। टेम्पर देखिए, एक तो टेम्पर का मतलब होता है टेम्प करना, मतलब अर्थ के ऊपर जब हम टेम्प करते हैं, दबाते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है ना अगर, तो वहाँ पे एक टूल होता है जिससे दबा दबा के जो मेजर होते हैं या लेबरर्स होते हैं ना, वो धरती को नीचे बिठाते हैं। जो ऊपर मान लीजिए अगर फ्लोर डालना है तो उसके ऊपर बजरी डाली है या कुछ भी, तो उसको नीचे बिठाने को कहते हैं टेम्पर करना। उस टूल को भी टेम्पर कहा जाता है। ठीक है, टेम्पर के स्पेलिंग में यहाँ पे बिल्कुल ठीक लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको इतना पता है कि जब आप किसी एडजेक्टिव के साथ ly लगाते हैं तो वो क्या बनती है, एडवर्ब बनती है। ठीक है, जैसे स्मार्ट के साथ ly लगाया तो स्मार्टली, अगर कॉन्फिडेंट के साथ ly लगाया तो कॉन्फिडेंटली, इफेक्टिव के साथ ly लगाया तो इफेक्टिवली। ठीक है, गिवन क्या था, ही लेड मी टू द रूम दैट हैड ऑब्वियस बीन बिल्ट लेटर देन द रेस्ट ऑफ द हाउस। वो मुझे ऐसे रूम में लेके गया जो कि साफ साफ पता लग रहा था कि बाकी घरों की सारे घर के बाद लास्ट में बनाया गया था। ठीक है, पहली बात तो साफ क्लियर है कि यहाँ पे अगर वर्ब आ रही है तो मुझे रिक्वायरमेंट तो एडवर्ब की है, लेकिन ऐसा एग्जामिनर ने आपको बिल्कुल क्लियरली खुद भी कह दिया कि आप एडवर्ब को यूज करके बताइए। तो जो ऑब्वियस होता है वो होता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ ly लगाएंगे, एडवर्ब बन जाएगी। मतलब आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, ऑब्वियसली। ठीक है, ऑब्वियसली के इस ऑप्शन में आप देख सकते हो ये पढ़ा। ठीक है, ऑब्वियसली के स्पेलिंग गलत है, ऑब्वियसनेस नहीं होगा, ऑब्लिवियसनेस नहीं होगा, आंसर आएगा ऑब्वियसली। एडजेक्टिव ऑब्वियस है, ly लगाइए, इट विल बिकम एडवर्ब ऑब्वियसली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा क्वेश्चंस। ठीक है, एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से, हर रोज नए वर्ड सेलेक्ट करते रहिए, जिन वर्ड्स का आपको आइडिया है उसके अकॉर्डिंगली फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगला था जी, जिसको अलग अलग वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं, शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क। बहुत बड़ा काम है, उसका आपने शॉर्ट वर्जन एक दे दिया। ठीक है, अब देखिए, अगर तो मैं समरी और प्रेसी वर्ड को पढ़ूं तो इन दोनों का तो सिमिलर मीनिंग होता है। ठीक है, समरी इज इक्वल टू प्रेसी, तो ये दो ऑप्शन तो आ नहीं सकते थे। नेक्स्ट देखे जाए तो शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स तो यूट्यूब पे डलते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं कोई ना कोई, लेकिन जब बात होती है किसी भी चीज़ को शॉर्टन करने की, ठीक है, किसी भी बड़े पैराग्राफ को शॉर्टन करने की, तो उसके लिए हम लोग वर्ड भी यूज़ करते हैं एब्रिज।
एब्रिज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्टन करना, उसको कम बनाना, छोटा बनाना। तो वैसे ही शॉर्टन वर्जन ऑफ अ लार्जर वर्क का मतलब क्या हो जाएगा? एब्रिजमेंट। एब्रिजिंग करके किसी भी चीज़ को बड़े से छोटा बनाया जाता है, ठीक है, उसको कंसाइज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्रिजमेंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वॉज रनिंग लेट सो आई ओनली हैड टाइम फॉर अ डैश शावर। ये तो आप अक्सर डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं कि फटाफट से नहा लिया मैंने, मतलब आई टुक अ क्विक शावर। इस पर कुछ ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट शावर नहीं होता, क्विक शावर नहीं होता। फास्ट और क्विक का तो एक ही मतलब है, इसलिए दो ऑप्शन तो हो भी नहीं सकती थी। हैस्टी शावर का मतलब क्या होगा? जल्दबाजी में किया काम। अगर आप क्विक को देखते हैं और फास्ट को देखते हैं और हैस्टी को देखते हैं, तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है। अगर ऑप्शन देखें तो हमारे पास एक करेक्ट निकल सकती है, क्विक, फास्ट, शॉर्ट या हैस्टी। तीनों का देखें तो मीनिंग एक है, लेकिन शार के लिए कौन सा यूज़ करें? ठीक है, जैसे क्विक लर्नर भी होता है, लर्नर के लिए आप फास्ट लर्नर नहीं कहते, क्विक लर्नर कहते हैं। ठीक है, एक होता है जो पर्सन फटाफट से हर चीज़ का जवाब दे देता है, उसको हम कहते हैं क्विक ईटेड पर्सन। ठीक है, जैसे ही क्विक लर्नर भी होता है, वैसे ही जल्दी से लिया गया जो शार होता है, तीन ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकती थी, ऑप्शन तो एक ही आनी थी। तो उस हिसाब से जो शार वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है दैट इज क्विक, नॉट फास्ट, नॉट हैस्टी, नॉट शॉर्ट। शॉर्ट तो हो गया स्मॉल, छोटा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा क्विक शार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव पैसिव तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। एक्टिव को जो आप पैसिव करते हो और पैसिव से वापस एक्टिव करते हो, तो उसमें मेन चीज़ का चेंजेस आते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है और वर्ब की फॉर्म्स में चेंजेस आएंगे। इस सेंटेंस को अगर मैं पढ़ूं, हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ, यहाँ पे वर्ब आ गई। ठीक है, किसके द्वारा? बाय माय फादर। तो इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? फादर है। तो ये क्लियर है कि फादर क्या बनेंगे अब सेंटेंस का? सब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस को उल्टा करते हैं तो चाहे एक्टिव से पैसिव करते हैं, चाहे पैसिव से एक्टिव करते हैं। माय फादर इसमें आ रहा है, माय फादर इसमें भी आ रहा है, माय फादर इसमें भी आ रहा है और माय फादर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो अगर सारी जगह माय फादर सब्जेक्ट आ रहा है, दैट मीन्स अभी तक तो हेल्प मिली नहीं हमें। अब इसमें क्या लिखा हुआ था? कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक्टिव पैसिव करते टाइम या पैसिव एक्टिव करते टाइम आपको मॉडल वर्ब चेंज नहीं करनी होती। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल वर्ब सेम कहाँ पड़ी थी। एक तो ये रहा कैन नॉट, यहाँ पे तो कैन है ही नहीं, यहाँ पे कुड आ गया। यहाँ पे कैन नहीं है, माई फादर कुड नॉट, कुड हो नहीं सकता। माई फादर हैव टू हो नहीं सकता। हैव नॉट स्विच्ड ऑफ, माई फादर कैन नॉट। देखिए हैव नॉट स्विच्ड नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस आया है। ठीक है, कुड कैन का बन नहीं सकता और इसमें कोई मॉडल वर्ब आई ही नहीं है। दैट मीन्स पहली तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगी। आंसर क्या आएगा? माई फादर कैन नॉट स्विच ऑफ हर फोन। उल्टा बनाएंगे तो हर फोन कैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ बाय माई फादर। जब भी आप एक्टिव से पैसिव करते हैं तो होता क्या है, जब मॉडल वर्ब गिवन होती है, मॉडल वर्ब के साथ आप बी लगाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो जब पैसिव से वापस एक्टिव में आएंगे तो इस बी को रिमूव करना होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब इज गोइंग टू रिमेन द सेम और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगी। इस हिसाब से ऑप्शन आई डी राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड परसुएडेड हिज सिस्टर। अब देखो दो दोस्तों का मामला है शायद कि उसकी सिस्टर को कैसे कन्विंस किया, कैसे मनाया। शायद एक जीजा और साला की बात भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा गलत ही मत लीजिएगा इसको। सो सेंटेंस में देखें क्या गिवन है। क्वेश्चन किस चीज़ का? पहली बात तो सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको इनडायरेक्ट गिवन है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। साफ साफ बता रहा है, कोमास 100 कोमास लगे हैं, मतलब डायरेक्ट के अंदर लेके आना है। मैं एक ही चीज़ चेक करता हूँ, सबसे पहले इसका टेंस चेक कर लेता हूँ। टेंस लगा हुआ है हैड परसुएडेड, मतलब पास्ट का परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट किससे कन्वर्ट होके बनता है? पास्ट के इंडेफिनिट से बनता है और प्रेजेंट के परफेक्ट से भी बनता है। तो हाउ आर यू परसुएडिंग, कॉन्टिन्यूअस तो था नहीं, गलत हो गया। हाउ डिड यू परसुएडेड, डिड के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म कैसे आ सकती है? डिड यू परसुएड हो सकता है ना, डिड यू परसुएडेड तो नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। हाउ डिड यू परसुएड ठीक हो सकता है। हाउ हैव यू, हैव तो यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं। हाउ हैव यू परसुएडेड माई सिस्टर। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट करते हैं तो आंसर आपके पास क्या निकलता है? हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। अब मैंने आपको कहा था
कि प्रेजेंट परफेक्ट से भी क्या होता है, पास्ट का परफेक्ट बन सकता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट गिवन था हैव यू परसुएड, हैव के साथ यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, जबकि लगी क्या हुई है, परसुएड। ठीक है, इसलिए ऑप्शन भी गलत किया हमने। राइट आंसर एक ही हो सकता है, हाउ डिड यू परसुएड माई सिस्टर। ठीक है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब भी हम हैज, हैव या हैड यूज करते हैं तो उसके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन जब भी हम डू, डज या डिड यूज करते हैं तो उसके साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। ठीक है, आराम से करते हैं, ध्यान से समझते रहिए। बाकी एक बार आप नरेशन के कॉन्सेप्ट्स भी अपने क्लियर कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे और आपका नरेशन और एक्टिव पैसिव जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ में होना चाहिए, आपके पास अच्छी कमांड हो इन दो टॉपिक्स पे। ठीक है, सो दैट अपने आप 3 से 4 क्वेश्चंस तो ठीक कर ही पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरव्यूइज वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट एज दे वर लेफ्ट टू डैश इन द वेटिंग रूम फॉर आवर्स। अब देखो जी, इंटरव्यू देने पहुंचे थे लोग, इंटरव्यू ही होता है जो इंटरव्यू देने पहुंचता है, इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू ले रहा होता है। ठीक है, अब वो लोग इम्पेशेंट हो गए, मतलब वो ना अपना साहस छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों, कैसे, एज दे वर लेफ्ट, उनको छोड़ दिया गया, टू डैश इन द वेटिंग रूम। पहली बात तो यहीं से आप आइडिया लगाओ, वेटिंग रूम में किस लिए छोड़ा होगा उनको, वेट करने के लिए, तभी तो इम्पेशेंट हो रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इसका ना अलग तरीका था आपका ईडीएम पूछने का, कि ये 4 ईडीएम्स गिवन है, बीच में से कौन सा आप इसमें लगाएं कि सेंटेंस ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मुझे वेटिंग वाला आइडिया आ रहा है, तो मैं चेक करूँ, अगर ड्रॉ द लॉन्ग बो, होल्ड वाटर, कूल देयर हील्स एंड फ्लोग अ डेड हॉर्स। जब आप वेट करने की बात करते हैं तो उसको कहते हैं कूल समबडीज हील्स। कूल हील्स का मतलब होता है टू वेट, वेट करने को कहते हैं टू कूल देयर हील्स। तो यहां पे आंसर आ जाएगा टू कूल देयर हील्स, मतलब इंतजार करने के लिए उनको छोड़ दिया गया। लेकिन साथ ही साथ बाकी के इडियम्स भी डिस्कस कर लेना जरूरी है। ठीक है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो आंसर तो मिल गया हमें ऑप्शन बी। अब डी के अंदर क्या लिखा है, फ्लोग अ डेड हॉर्स। फ्लोग होता है चाबुक मारना, डेड हॉर्स मतलब मरा हुआ घोड़ा। आप खुद ही सोचिए, मरे घोड़े को आप चाबुक मारे जा रहे हैं, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला, टू वेस्ट एनर्जी ऑन अ लॉस्ट कॉज या लॉस्ट थिंग। कोई भी चीज जो अब चली गई है हाथ से, ठीक है, उसके ऊपर एनर्जी वेस्ट करने का क्या ही फायदा है, मतलब यू आर फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, दैट इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट। ड्रॉ द लॉन्ग बो, बो क्या होती है आपको पता है। ठीक है, तो जब उसको आप लंबा खींचे जा रहे हैं, जैसे कि कहते हैं ना, तुम बात को खींचते चले जा रहे हो, खींचते चले जा रहे हो, बात बढ़ाए जा रहे हो तुम। ठीक है, तो साफ हिंदी से रिलेट कर सकते हैं आप, बात को बढ़ाए जाना। ठीक है, खींचना बात को, तो खींचने को हम क्या कहते हैं, किसी भी बात को एग्जैजरेट करना या किसी चीज को ओवरस्टेट करना, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। ओवरस्टेट समथिंग या एग्जैजरेट समथिंग का मतलब होता है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। ठीक है, लास्ट लिखा है होल्ड वाटर, ये मत समझ लीजिए पानी पकड़ने के लिए बोल दिया गया उनको, कि उनको पानी पकड़ने के लिए बोल दिया गया इसलिए वो बेचारे इम्पेशेंट हो गए, ऐसा नहीं होगा। ईडियम है तो इसका मीनिंग होगा, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड अप। स्टैंड अप फॉर व्हाट, स्टैंड अप टू थोरो एग्जामिनेशन। जब भी आप थोरो एग्जामिनेशन की बात करते हैं या क्रिटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, उसमें बात होती है टू होल्ड वाटर की। ठीक है, कि जब तक आपको ये ना पता लग जाए कि जो भी स्टेटमेंट गिवन है, जो भी क्वेश्चन गिवन है, वो वैलिड है या रीजनेबल है। ठीक है, तो उस चीज के लिए स्टैंड लेने को कहते हैं टू होल्ड वाटर। ठीक है, ये चारों इडियम्स प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। चारों इडियम्स में से कोई भी इडियम आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्म में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस, वाकई बहुत गर्मी होती है दिल्ली में। ठीक है, बट हम तब तक महसूस कर नहीं सकते जब तक कि हम वहाँ चले नहीं जाते। ठीक है, आप लोगों को प्लीज़, अगर मैं थोड़ा ग्रामर के बारे में थोड़ा रिलेट करके बताऊँ तो आपको एक चीज़ पता होगी। मैं ये नहीं कह सकता आई डू नॉट नो नोबडी। ठीक है, ये बिल्कुल इनफॉर्मल और इनकरेक्ट होगा ग्रामर के हिसाब से। कैसे कि आपने डू नॉट यहाँ भी नोट लगा दिया और आपने यहाँ पे भी नो लगा दिया। एक ही सेंटेंस में 2 नेगेटिव हो नहीं सकते, तो आपको चेंजेस क्या करने होते हैं, या तो आपको कहना होता है आई नो नोबडी, या आपको कहना होता है आई डू नॉट नो एनीबडी। ठीक है, तो ये सेंटेंस में जो गलती थी वही गिवन सेंटेंस में है। कैसे कि जब भी आप पढ़ते हैं इन वर्ड्स को, अनलेस को
या until को या lest को, ये तीनों वर्ड्स ही नेगेटिव होते हैं और इनके अंदर आई सेंटेंस में नोट आ नहीं सकता। जिस सेंटेंस के अंदर ये आते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में इनके बाद नोट नहीं आ सकता। अब आप खुद देखिए, यहाँ लिखा था unless one does not go there, unless भी नेगेटिव है, does not में भी नोट आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए unless one goes there, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, which means हमारा सही आंसर क्या होगा unless one goes, ऑप्शन बी। इजी था, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, कंजंक्शंस के अंदर ये मिस्टेक आई unless वर्ड के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड मोबाइल फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, कि गिवन सेंटेंस में आप मोबाइल वर्ड को रिलेट कीजिए और उसका एंटोनिम बताइए, ठीक है। अब वर्ड्स कौन कौन से गिवन है? अगर मैं मोबाइल वर्ड की बात करूं, मोबाइल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक तो मोबाइल फोन होता है, उसको हम इन शॉर्ट मोबाइल नहीं कहते, मोबाइल समथिंग दैट इज एबल टू मूव और टू बी मूव्ड, जो चीज मूव हो सकती है, जिसको मूव किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको कहते हैं मोबाइल, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग हो गया, एक इनसाइड है, एक स्ट्रेंज है, एक इंटरेस्टिंग है। अब देखिए, जो चीज़ मूव की जा सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? जो चीज़ नहीं हिल रही, जो स्टेबल है, एक जगह पे टिकी हुई है, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब तो ऐसा नहीं होगा, इंटरेस्टिंग भी ऐसा नहीं होगा, इनसाइड का मतलब तो आउटसाइड होता है उल्टा, तो आंसर आ जाएगा स्टैंडिंग, ठीक है। एक ही जगह पे स्टैटिक रहना किसी चीज़ का, और उसका उल्टा होता है मोबाइल, ठीक है, जो मूव हो सकती है या मूव होती है। हमने एंटोनिम बताना था मोबाइल का, तो क्या आ गया? वर्ड स्टैंडिंग, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिमिलर वर्ड का क्वेश्चन आया बच्चों, आप लोगों को वोकैब अपने काफ़ी काम करना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन एटलीस्ट सिनोनिम या एंटोनिम के आते हैं और मिसस्पेल्ड के भी आते हैं। अब वर्ड हमसे पूछा क्या गया था? एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन क्या होती है? जब आप बात करते हो बहुत ज़्यादा खुशी की, ठीक है, आप जॉयफुलनेस कह सकते हो इसको, या इन शॉर्ट जॉय कह सकते हो, या एक्सट्रीम हैप्पीनेस कह सकते हो आप। अब वर्ड देखते हैं कौन कौन से गिवन थे। पहला वर्ड तो इसका बिल्कुल एंटोनिम है, डिजेक्शन होता है जब आप बात करते हैं सोरोफुलनेस या सैडनेस की, या आपको कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है, उसको कहते हैं सैडनेस, जो इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, ठीक है। अगला वर्ड सेटिस्फैक्शन है। हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हो सकते। ऐसा कहा जाता है कि हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंटमेंट, मतलब जो खुशी है वो सेटिस्फैक्शन के अंदर लाई करती है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन को हम लोग कंटेंटमेंट कह सकते हैं। तो जो खुशी है वो कंटेंटमेंट में लाई करती है, लेकिन खुशी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, ठीक है। अगला वर्ड था एक्सटेसी, जो एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर होगा एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब भी जॉय, एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, ठीक है, तो आंसर आ गया एक्सटेसी। लास्ट वर्ड था इलेबोरेशन। इलेबोरेशन मतलब किस चीज़ की व्याख्याता, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को विस्तार से बताते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं, मतलब आप इलेबोरेट करके बताते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी एक्सटेसी, ना तो होगा डिजेक्शन ना ही सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट्स ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। 4 ऑप्शंस गिवन है। अगर हमने पहला सेंटेंस ढूंढ लिया तो हमारा काम वैसे ही काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस गिवन थी और कौन कौन से सेंटेंसेस कैसे हैं। सबसे पहले लिखा है मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, ठीक है। वुलर लेक इज ऑल्सो सेड। ऑल्सो सेड कहीं ना कहीं पहले बात हो चुकी है, तभी ऑल्सो वर्ड आया, ठीक है। दिस लेक वाला सेंटेंस पहले आ नहीं सकता, क्योंकि दिस लेक मतलब पहले इस लेक की बात हो चुकी है। दिस आइलैंड, फिर से दिस आ गया, मतलब ये भी चीज़ पहली नहीं हो सकती। तो फर्स्ट सेंटेंस ना तो ये होगा ना ही ये होगा, और फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन पी। मैं पी के हिसाब से ऑप्शन चेक करता हूँ फटाफट से। इसमें तो पी नहीं आ रहा, इसमें भी पी नहीं आ रहा, ये दोनों ऑप्शन मेरी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। इसमें लिखा है पी क्यू आर एस, इसमें लिखा है पी आर एस क्यू, पी आर एस क्यू, और दूसरा पी क्यू आर एस। एक चीज आप देख पा रहे हो कि आर एस का कॉमन फोर श्योर बन रहा है, ठीक है। एक जो आर एस का पेयर है वो फोर श्योर बन रहा है कॉमन। आर एस को चेक करें जरा, पी पहला आ गया, इसके बाद आया मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर वुलर लेक इज रिवर झेलम, ठीक है। लेक की बात हुई। दिस लेक ऑल्सो हैज अ स्मॉल आइलैंड इन इट्स सेंटर कॉल्ड जैनालैंग।
दिस आइलैंड, देखो दिस लेक, उस लेक की बात हुई मतलब P के साथ R कनेक्ट हो गया। अब R के अंदर बात हुई एक आइलैंड की, किसके अंदर एक आइलैंड भी है, तो यहाँ पे आ गया दिस आइलैंड, मतलब R S से कनेक्ट हो गया। तो वुलर लेक इज ऑल्सो सेड टू बी रेमिनेंट ऑफ सतीसर लेक दैट एक्सिस्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। वुलर लेक के बारे में लास्ट में थोड़ी और डिटेल दी गई कि वुलर लेक क्या थी, रेमिनेंट है। रेमिनेंट क्या होता है, जो बचा खुचा पदार्थ होता है, लेफ्ट ओवर, कि जब भी आप बात करते हैं एक बहुत बड़ी चीज एग्जिस्ट करती थी, उसका छोटा पार्ट बच गया, रेस्ट ऑफ इट हैज डिमोलिश्ड, ठीक है, तो उसको कहते हैं रेमिनेंट, मतलब लेफ्ट ओवर, अवशेष। तो उस हिसाब से देखें तो P के साथ R कनेक्ट होगा, अगर R के साथ S तो फोर श्योर कनेक्ट होगा, तो Q आपका लास्ट में चला गया, तो राइट आंसर क्या आ गया, PRSQ, ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, आ गया फिर से, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग सिनोनिम्स ज़्यादा ऐड करते हो, सिनोनिम्स ज़्यादा लर्न करते हो, कोशिश करा करो कि उसके एंटोनिम्स भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ जैसे क्वेश्चंस में अटक सकते हैं हम लोग, वैसे इस वर्ड का बड़ा क्लियर मीनिंग आप सबको पता होगा। अपोज क्या होता है, किसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करना, ठीक है। अपोज होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब जिसने जो बात कही है उसकी बात को सपोर्ट ना करना, उसका उल्टा बोलना, ठीक है, या उसको इग्नोर करना, या फिर उसको कह देना ये ठीक नहीं है, ये गलत है, अपोज कर रहे हो आप। तो एक तो वर्ड आ गया एम्बॉडी करना, दूसरा एनकरेज करना, तीसरा आ गया रेसिस्ट करना, चौथा आ गया इलेक्टिव करना। अगर सिनोनिम में देखें तो रेसिस्ट कहीं ना कहीं आ सकता है, जब आप किसी चीज़ के लिए इनकार करते हैं, ठीक है, मना करते हैं, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए था। इलेक्टिव का वैसे ही कोई रिलेशन नहीं है। पहली बात तो देखिए अपोज एक वर्ब है और इलेक्टिव क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो वैसे ही वर्ब का सिनोनिम एडजेक्टिव हो नहीं सकता। इलेक्टिव कौन होता है, जिसके पास पावर होती है किसी को इलेक्ट करने की, या कोई ऐसी चीज या कोई पर्सन जो इलेक्शंस के थ्रू सिलेक्ट हुआ है, तो उसको इलेक्टिव कहा जाता है। एम्बॉडी का मतलब होता है टू इंक्लूड, किसी चीज को किसी चीज में इंक्लूड करना या फिर उसको कंसिडर कर लेना, ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अपोज करने का होगा एनकरेज करना, या किसी के आइडिया को या किसी पर्सन को सपोर्ट करना। अपोज करने वाले लोग होंगे, उसके उल्टे कौन होंगे, जो एनकरेज करेंगे, ठीक है, जो सपोर्ट करेंगे, नहीं भाई तेरी बात ठीक है, राइट। तो आंसर क्या आएगा ऑपोजिट में, अपोज का एनकरेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर से एक वर्ड फिर से एक ऑप्शन आ गया आपके पास, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है। टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइफ्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द 21st सेंचुरी। पहली बात तो अगर आपको वर्ड का मीनिंग ना पता हो तो आप सेंटेंस के जरिए थोड़ा सा पढ़िए, मीनिंग क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी प्लेज डैश रोल, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, ठीक है। अगर 21st सेंचुरी देखें, आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग क्लास कनेक्ट कर पा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे। तो इनडिस्पेंसिबल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइटल, जो बहुत ही खास हो, असेंशियल हो, तो उसको कहते हैं इनडिस्पेंसिबल। तो वेरी इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या होगा, रिलेंटलेस नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेंटलेस का मतलब होता है समथिंग नॉट चेंजिंग और मूविंग। चेंजिंग या स्टॉपिंग भी कह सकते हो आप, जो चीज बदल ही नहीं रही उसको कहते हैं रिलेंटलेस, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, समथिंग डिडंट हैपन इन द पास्ट, समथिंग नेवर हैपेंड भी आप कह सकते हो, हैपेंड इन पास्ट, जो चीज पास्ट में कभी हुई ही नहीं उसको कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। प्रेसिडेंटेड मतलब जो पीछे चीजें हो चुकी हैं, अन लगा दिया मतलब नेगेटिव हो गया। यहाँ देखिए सुपरफ्लुअस है, मतलब हद से ज़्यादा हो जाना, बेवजह हो जाना जिसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट तो होता है केयरफुल या अलर्ट। आपने विजिलेंस भी सुना होगा, विजिलेंस टीम होती है जो केयरफुलनेस के लिए होती है, ठीक है। तो विजिलेंट होता है केयरफुल या अलर्ट, उसका इंडिस्पेंसिबल से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा वर्ड, सुपरफ्लुअस, जो बेवजह है, हद से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कहना चाहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, और सुपरफ्लुअस का मतलब हो गया उसका बिल्कुल एंटोनिम जिसकी जरूरत नहीं है शायद, जो हद से ज़्यादा हो गया, राइट। तो आपको करना था इसका आंसर ऑप्शन ए, ठीक है ना। सुपरफ्लुअस जिसको कहते हैं नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना हटा भी देंगे चलेगा, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी तो इनडिस्पेंसिबल है, हटा नहीं सकते। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड, ब्लैंक स्पेस फिल करना आपने। पढ़िए ज़रा क्वेश्चन को फटाफट से, क्वेश्चन को रीड कीजिए, ब्लैंक स्पेस फिल कीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका। When there are negative and toxic thoughts, आप खुद सोचिए जब नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आते हैं, डैश योर माइंड, आपके माइंड को डैश करते हैं, यू कैन नेवर थिंक पॉजिटिवली, आप पॉजिटिवली सोच ही नहीं सकते, जो मर्जी हो जाए, ठीक है।
तो जब टॉक्सिक थॉट्स प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉटिंग तो प्लानिंग होती है यार, प्लॉट करना मतलब होता है प्लान करना, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करना, साजिश रचना कोई भी। शाउटिंग मतलब चिल्लाते हैं, चिल्लाते भी नहीं, ठीक है। परसुएडिंग का मतलब होता है कन्विंस करना, परसुएड मीन्स टू कन्विंस, किसी को मनाना। तो कन्विंसिंग होते हैं, कन्विंसिंग भी नहीं होते, कन्विंसिंग में माइंड भी नहीं होगा कि नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड को कन्विंस कर रहे हैं, जब वो आपके माइंड को घेर लेते हैं। ये तो कहना चाहता है कि अगर आपके पास अगर दिमाग में नेगेटिव और टॉक्सिक थॉट्स आपके दिमाग को घेर ले, ठीक है, तो आप चाह के भी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो क्लाउडिंग का मतलब होता है सराउंड कर लेना, घेर लेना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, इस ब्लैंक स्पेस के लिए क्लाउडिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक द आइस। आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर मान लीजिए दो लोग शांत बैठे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, मैं कहता हूँ लेट्स ब्रेक द आइस यार, ठीक है, या फिर शी ब्रोक द आइस फर्स्ट, मतलब चुप्पी खत्म कर देना, साइलेंस खत्म कर देना, कंफर्टेबल होके किसी से बातचीत करना स्टार्ट करना। तो कंफर्टेबल होके किसी से बातचीत स्टार्ट करना है अगर, तो ऑप्शन देखिए आप, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील अनकंफर्टेबल तो नहीं हो सकता, फीलिंग सैड भी नहीं होगा, ठीक है, डिटैच्ड भी नहीं, मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील मोर कंफर्टेबल। ब्रेक द आइस का मतलब है चुप्पी तोड़ देना, शांति खत्म कर दो, जिसको आप इन शॉर्ट कह सकते हैं ब्रेक द साइलेंस। ब्रेक द साइलेंस मीन्स चुप्पी को खत्म करना और कंफर्टेबली बातचीत करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या दिया भाई, देख लीजिए। वुंडेड मैन है, जख्मी आदमी है, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन, ठीक है। आपको करना क्या है, गिवन सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, बीइंग दिख रहा है, बीइंग मतलब आईएनजी चाहिए मुझे सेंटेंस में। वॉज दिख रहा है तो मैं रहूँगा पास्ट का पास्ट में ही, मैं प्रेजेंट में आऊँगा नहीं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या थी। और ये फ्यू मैन क्या है, आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और वुंडेड मैन सब्जेक्ट है, उल्टे हो जाएंगे। फ्यू मैन बनेगा सब्जेक्ट, फ्यू मैन अगर सब्जेक्ट बनेगा तो देखते हैं, ओहो यहाँ तो वुंडेड मैन ही सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ भी वुंडेड मैन ही सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। जबकि ये तो भाई साहब ऑब्जेक्ट बनेंगे ना। तो फ्यू मैन, अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग, आर हेल्पिंग। मैंने आपको क्या कहा, पास्ट है तो पास्ट में रहने दें, ठीक है। जैसा टेंस है, जिस टाइम पे बात हो रही है उसी टाइम में रहने दें, सिर्फ एक्टिव से पैसिव फॉर्म करनी है आपने। तो आर वाला ऑप्शन ठीक हो नहीं सकता, ऑप्शन आ जाएगा बी, अ फ्यू मैन वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। पास्ट करेंगे द वुंडेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय अ फ्यू मैन, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला वर्ड इसमें गिवन है BENIGN, बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है, समबड़ी जो कि बहुत ही काइंड हो या बहुत ही जेंटल हो, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, इनसिक्योरिटीज। ये तो आपको पता ही है, मतलब इनसिक्योरिटीज तो जिंदगी में काफ़ी दफ़ा रहती है और रहेंगी भी, चाहे वो एग्जाम को लेके हैं कि मेरा नहीं हुआ उसका हो गया, चाहे दो लवर्स के बीच हो। इसके बाद आ गया डिस में। डिस में क्या होती है, फीलिंग सैडनेस की या फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट की। हमें क्या करना है, हमें इनकरेक्टली ढूंढना है। डिस में बिल्कुल ठीक लिखा है, इनसिक्योरिटीज ठीक है, बिनाइन ठीक है, मिस्टेक इसमें थी मोटिफाइड में। देखिए वर्ड होता है मोटिफाइड। मोटिफाई का जब आप सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो आपको पता है वाई काट के IED लगाते हैं हम, तो सही बनता है मोटिफाइड। उसमें क्या लिखा है, ई पहले लिखा है, मतलब ये गलत है। आप समझ लीजिए कि मोटिफाई का मतलब क्या होता है, टू मेक समवन फील एम्बेरेस्ड। जब किसी को एम्बेरेस्ड फील करवाया जाए तो उसको कहते हैं उस पर्सन को मोटिफाई करना, ठीक है, एम्बेरेस्ड। जब किसी को एम्बेरेस्ड फील करवाया जाए तो उसका मतलब होता है इस पर्सन को मोटिफाइड फील करवाना, उसको मोटिफाई करना, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का क्वेश्चन है। हर बार की तरह डिफरेंट टाइप में आता है। इस बार फिर से वो टाइप पूछी गई जिसमें पहला एक बिगिनिंग का जो पार्ट था वो गिवन था, उसके अकॉर्डिंग आपको अगले सेंटेंसेस कनेक्ट करने थे। तो बिगिनिंग का पार्ट गिवन क्या है, द कॉन्टिन्यूड मतलब लगातार चलने वाली, द कॉन्टिन्यूड द ग्रोइंग, द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस, द कॉन्टिन्यूड अलॉन्ग विथ, द कॉन्टिन्यूड हैज हैड, कॉन्टिन्यूड व्हाट। द कॉन्टिन्यूड के बाद कुछ ना कुछ नाउन होना चाहिए, कॉन्टिन्यूड व्हाट। तो यहाँ देखिए कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस आ गया, ठीक है।
कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड। एथलेजर ट्रेंड कौन सा होता है? जिसमें आप बहुत ही कैजुअल कपड़े पहन सकते हो, लोअर टाइप्स ऑफ टी शर्ट टाइप ऑफ, ठीक है, बड़े कैजुअल जो कंफर्टेबल हैं, जो घर पे सोने के लिए भी यूज़ किए जा सके, घर पे भी पहने जाए। तो बात हो रही है कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड की। अब इसमें ऑप्शन क्यू आप देखें तो ऑप्शन क्यू ये श्योर है कि फर्स्ट सेंटेंस होगा। पहला ऑप्शन चेक किया तो इसमें पी आ रहा है, दिस विल बी इनकरेक्ट। दूसरे में आर आ रहा है पहला, दिस विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट। सी में देखें तो क्यू पहले आ रहा है और डी में भी क्यू पहले आ रहा है, ठीक है। अब देखना है कि क्यू आर आएगा या क्यू एस आएगा, इतना श्योर कर लेंगे तो आंसर मिल गया हमें। देखिए क्यू आर या क्यू एस। द कॉन्टिन्यूड डोमिनेंस ऑफ द एथलेजर ट्रेंड हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जो कॉन्टिन्यूस ट्रेंड है ये वाला, उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा। किस चीज पर रहा? ऑन द ग्रोइंग सेल्स ऑफ स्नीकर्स अलोंग विद द परस्यूट ऑफ कंफर्ट। पूरा का पूरा बना लीजिए आप। पहले क्यू आ गया, उसके बाद आया एस, उसके बाद आया इम्पैक्ट ऑन पी, उसके बाद आया आर। क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर, ये पढ़ा ऑप्शन डी, ठीक है। पहले फर्स्ट सेंटेंस आपको 100% श्योर कर लेना है कौन सा है, उस फर्स्ट सेंटेंस को कनेक्ट करके देखिए किसके साथ कनेक्ट हो रहा है वो, ठीक है, उसके साथ आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। चलिए जी, हमेशा की प्रथा की तरह, नोशन की तरह, जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जाता है 5 नंबर का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें ब्लैंक स्पेस होते हैं, जिसको क्लोज टेस्ट भी कह सकते हैं आप, इजी लेवल का है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, ऑल द ड्राइवर्स अफेक्टेड बाय रोड रेज। रोड रेज जब आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में ड्राइव करते हैं, बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव करते हैं, वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि सारे ड्राइवर्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं रोड रेज से, जो लोग बेवजह बेतहाशा गाड़ी चलाते हैं अग्रेसिवली, चाहे वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं चाहे वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स कॉपिंग क्वालिटीज़, जो हर पर्सन की कॉपिंग मतलब डील करने की क्वालिटीज़ होती हैं, वो डैश करती हैं बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स। जो स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स होते हैं, कई लोग स्ट्रेस पे गाड़ी चलाते हैं, अक्सर काम के बाद उनका ठीक नहीं रहा दिन या ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स पे बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग एनरेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, किस पे? बीइंग एनरेज्ड मतलब गुस्से में आ जाना, ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनके कंट्रोल में होती नहीं है, उनसे परे हो जाओ। Drivers dash learn to be patient on the road. We must be dash to control our own emotions. Road rage drivers are also more likely to dash more traffic offenses. ठीक है, ज़्यादा मुश्किल लग रहा, आप खुद भी सोच के देखें तो काफ़ी वर्ड्स आप प्रेडिक्ट कर लोगे। फिर भी देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स गिवन है और कौन से इनके राइट आंसर्स रहने वाले हैं। सो फर्स्ट, all drivers are affected by road rage whether they are directly or indirectly इन्वॉल्व्ड और इन्वॉल्व्स। अगर आपको ये कहना हो कि मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ तो आप ऐसे ही लिखेंगे ना, आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस, या वी आर इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड आएगा, इन्वॉल्व तो नहीं आ सकता, तो राइट आंसर क्या होगा? इन्वॉल्व्ड, ऑप्शन सी, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन्वॉल्व्ड इंडिविजुअल कॉपिंग क्वालिटीज डैश द बिहेवियर। जो इंडिविजुअल की कॉपिंग क्वालिटीज होती हैं, ठीक से डील करने की क्वालिटीज होती हैं, जो प्रॉब्लम्स के साथ, वो डैश करती हैं। देखो यहाँ पहली बात तो कॉपिंग क्वालिटीज की बात हुई, यहाँ पे बात हुई है एक प्लूरल नाउन की, विच मीन्स मुझे साथ में प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है, मैं सिंगुलर वर्ब यूज़ कर नहीं सकता, ठीक है। बट यहाँ पे